हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ सीए याचना मुथा बुरट। हम डिस्कस कर रहे थे बेटा, क्या हम डिस्कस कर रहे हैं अमेंडमेंट्स रिलेटिंग टू सीए फाइनल नवंबर 2020 एग्जामिनेशन। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे विच इज रिगार्डिंग व्हाट बेटा, प्लेस ऑफ सप्लाई। सिंगल एक ही अमेंडमेंट है यहाँ पे, छोटा सा, हम वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई, इफ यू रिमेंबर हमने पढ़ा था, रिमेंबर सेक्शन 10, 11, 12, 13 हमने सब वहां पे पढ़े हुए थे। तो सेक्शन 13 हमने पढ़ा था बेटा। एक बार हम वापस से प्रोविजन पढ़ेंगे और इसके अंदर क्या नोटिफिकेशन, यहाँ पे क्या अमेंडमेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डबल टैक्सेशन और नॉन टैक्सेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस or for uniform application of rules, the government shall have the power to notify any description of service or circumstances in which place of supply shall be place of effective use and enjoyment of service। तो हमने बेटा क्या देखा था यहाँ पे, ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है डिटेल में। तो अगर कभी गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि भाई डबल टैक्सेशन हो रहा है या कोई नहीं टैक्सेशन नहीं हो रहा है या यूनिफॉर्मली अप्लाई करना है यहाँ पे कोई यहाँ पे रूल को, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट को पावर दिया गया है। सेक्शन 13 क्या देता है, पावर देता है गवर्नमेंट को कि भाई इसके अंदर आप नोटिफिकेशन ला सकते हो। किस चीज के लिए, कि भाई कोई भी जो सर्विस है उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, प्लेस ऑफ इफेक्टिव यूज एंड एंजॉयमेंट ऑफ सर्विस। प्लेस ऑफ इफेक्टिव यूज एंड एंजॉयमेंट ऑफ सर्विस रहेगा। तो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। कभी गवर्नमेंट को लग रहा है कि नहीं भाई डबल टैक्सेशन हो रहा है या यहाँ पे कहीं पे टैक्सेशन नहीं हो रहा है, तो गवर्नमेंट इसके अंदर नोटिफिकेशंस ला सकती है। हमने पहले भी पढ़े इसके अंदर जो नोटिफिकेशंस आए बहुत डिटेल में। नाउ अभी नोटिफाई करें इसमें क्या, विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2020 B2B business to business maintenance repair overhaul services have been notified as a service for which the place of supply shall be place of effective use and enjoyment of service as given under। किसकी बात हो रही है, मेंटेनेंस है या रिपेयर है या ओवरऑल सर्विस है, किसका, क्या चीजें हैं भाई, यहाँ पे मेंटेनेंस है या रिपेयर है या ओवरऑल सर्विसेज है, ओवरऑल सर्विसेज है। ठीक है, मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल सर्विसेज ऑफ व्हाट, एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट की रिपेयरिंग है या एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस है या एयरक्राफ्ट इंजन्स का है या एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट्स का है या उसके पार्ट्स का है, supplied to a person for use in the course or furtherance of business, then the place of supply would be what, जहां पे the place of supply would be the effective use and enjoyment of service, that is the location of recipient would be the place of supply, location of recipient of the place of supply। हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको एग्जाम के हिसाब से खाली यही याद रखना है, इसमें इससे ज्यादा डिटेल डिस्कशन की जरूरत है नहीं। कि कौन सी सर्विस की बात हो रही है मैम, एमआरओ। व्हाट इज एमआरओ, दैट इज मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल सर्विसेज ऑफ व्हाट, एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट इंजन्स, एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स और पार्ट्स। उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस क्या रहेगा बेटा, प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा। सिर्फ ये सिंगल अमेंडमेंट है प्लेस ऑफ सप्लाई में, इतना ही आपको एग्जाम के हिसाब से याद रखना है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी हम इसका डिस्कशन इतना ही करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे बेटा, किससे रिलेटेड, टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स। इसमें जो है हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था, आपको याद है, गुड्स के केस में इनवॉइस। गुड्स के केस में बेटा इनवॉइस जो थी, यहाँ पे हम ई इनवॉइस से रिलेटेड बात करेंगे। पहले नॉर्मल इनवॉइस की बात करते हैं। गुड्स के केस में इनवॉइस कितनी कॉपी में इशू होती है, ट्रिप्लीकेट कॉपी में। हम बहुत अच्छे से पता है, हमने क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है। ओरिजिनल फॉर द रिसिपिएंट, डुप्लीकेट फॉर द ट्रांसपोर्टर एंड ट्रिप्लीकेट फॉर द सप्लायर। ओरिजिनल रिसिपिएंट के पास जाती है, उसके बेसिस पे वो क्रेडिट लेता है। डुप्लीकेट भाई ट्रांसपोर्टर लेके जाता है अपने साथ में, ट्रिप्लीकेट सप्लायर अपने पास में रखता है। सर्विस के केस में दो यहाँ पे दो इश्यूज इनवॉइस होती है इशू डुप्लीकेट में। क्या, एक तो ओरिजिनल सब रिसिपिएंट के पास, डुप्लीकेट सप्लायर के पास। ट्रांसपोर्टर भाई होता है क्या सब सर्विस में, नहीं, दिमाग खोल के पढ़ाई करना। तो यहाँ पे सर्विस के केस में दो ही इनवॉइस निकलेंगे, एक ओरिजिनल जाएगी रिसिपिएंट के पास जिसके बेसिस पे वो क्रेडिट लेता है, और डुप्लीकेट रहेगी सप्लायर के पास, डुप्लीकेट रहेगी सप्लायर के पास। अब यहाँ पे गवर्नमेंट नया फंडा लेके आई है यहाँ पे ई इनवॉइसिंग का। ई इनवॉइस यहाँ पे बस अभी थोड़ा सा आया है, अभी आगे आगे जैसे जैसे टाइम जाते जाएगा इसमें और ज्यादा प्रोविजंस यहाँ पे हम पढ़ते रहेंगे। अभी आपके अटेम्प्ट के लिए आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है जितना यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये अभी फेज्ड मैनर में गवर्नमेंट यहाँ पे लाने वाली है ई इनवॉइस का कंसेप्ट। ई इनवॉइस शैल बी प्रिपेयर्ड बाय नोटिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। कौन बनाएगा ई इनवॉइस, नोटिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन बनाएंगे, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय इंक्लूडिंग सच पर्टिकुलर्स कंटेन इन जीएसटी INV 01 after obtaining an IRN by uploading information contained thereon on the GST common portal in prescribed manner and subject to such condition। तो ई इनवॉइस किसको बनाना है, क्या इनवॉइस सबको बनाना है, नहीं, ई इनवॉइस सबको नहीं बनाना है। किसको बनाना है,
नोटिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन बनाएंगे, नोटिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन बनाएंगे ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय इंक्लूडिंग सच पर्टिकुलर्स कंटेन इन, एक फॉर्म है जीएसटी INV 01 आफ्टर ऑब्टेनिंग एन इनवॉइस रेफरेंस नंबर बाय अपलोडिंग इंफॉर्मेशन कंटेन देयर ऑन द इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल। तो इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल में यहाँ पे क्या अपलोड किया जाएगा, इनवॉइस अपलोड किया जाएगा, वहां से इनवॉइस रेफरेंस नंबर लिया जाएगा और उसकी पर्टिकुलर्स कहां डालेंगे, जीएसटी INV 01 में डाली जाएगी। ठीक है, so we'll read it once again. E-invoice shall be prepared by whom? Notified class of registered person on recommendation of the council by including the particulars, किसमें include करना है, GST INV 01 में include करना है, after obtaining invoice reference number by uploading information contained in GST common portal। तो GST common portal में यहाँ पे information डालेंगे, वहां से यहाँ पे उनको क्या मिलेगा, IRN मिलेगा, वो IRN यहाँ पे GST INV 01 में डालेंगे यहाँ पे, और क्या करेंगे यहाँ पे बेटा, ई इनवॉइस प्रिपेयर करेगा। कौन, नोटिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। सबको करना नहीं, सबको नहीं करना। Every invoice issued by the said person in any manner other than manner specified in this shall not be treated as invoice। तो invoice इसी तरीके से बनानी रहेगी। The requirement of preparing the invoice and duplicate replicate in case of supply of service and goods does not apply to such e-invoice। e-invoice में ऐसा कुछ नहीं, duplicate replicate ऐसा कुछ भी नहीं करना है। The following invoice registration portals has been notified as the common GST portals for the purpose of preparation of e-invoice। तो बेटा यहाँ पे एक प्रिस्क्राइब टर्नओवर दे दिया गवर्नमेंट ने कि भाई इससे ज्यादा जाएगा तो ही आपको ई-इनवॉइस करना है नोटिफाइड क्लास में। ठीक है, आपको वो टर्नओवर याद रखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे बता भी नहीं रही हूँ। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऐसे देखिए भाई इतने करोड़ के ऊपर अगर आपका टर्नओवर जा रहा है तो ही आपको ई-इनवॉइस प्रिपेयर करनी है। ठीक है, तो नोटिफाइड क्लास बताएगी गवर्नमेंट, टाइम टू टाइम गवर्नमेंट बताएगी किस नोटिफाइड क्लास को ये करना है, और जो ई-इनवॉइस बनाएगा उसको वो जो नॉर्मल डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट इनवॉइसेस हमारी बनती है सप्लाई ऑफ सर्विस और गुड्स के केस में, वैसा उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, उसे खाली ई-इनवॉइस बनानी है। Following invoice registration portals has been notified as common GST portal for the purpose of preparation of e-invoice। e-invoice बनाने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे 10 e-invoice portals नोटिफाई किए हैं। फेज्ड मैनर में एक एक आएंगे इम्प्लीमेंटेशन में, e-invoice 1, e-invoice 2.gst.gov.in till www.e-invoice10.gst.gov.in। ठीक है, next rule 46 and 49 of the CGST rules have been amended to provide that government may by notification on recommendation of the council and subject to condition and restriction mentioned specify that the tax invoice bill of supply shall have quick response code। और इन रूल्स में भी अमेंडमेंट आया और उसमें गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई जो आपके टैक्स इनवॉइस रहेंगे, बिल ऑफ सप्लाई रहेंगे, उसमें एक ऐसा जो QR कोड रहेगा वो QR कोड भी रहेगा। ठीक है, तो वो गवर्नमेंट बताएगी कि किस में रहेगा, कैसे रहेगा, क्विक रिस्पॉन्स कोड गवर्नमेंट यहाँ पे आपको नोटिफाई करेगी। ठीक है, तो उसका पावर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बेटा मैनर ऑफ इशू ऑफ ई इनवॉइस, ये भी बहुत छोटा सा कंसेप्ट था, नॉट वेरी रेलेवेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, धीरे धीरे इंप्लीमेंट हो रहा है ये फेज्ड मैनर में। ठीक है, तो ये टैक्स इनवॉइस में यही सिंगल अमेंडमेंट था। ओके, नाउ नेक्स्ट ई वे बिल में भी सिंगल एक अमेंडमेंट है, तो वो भी हम यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। रूल नंबर 138E, रिस्ट्रिक्शन ऑन फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए ऑफ फॉर्म GST EWB 01। ये भी बड़ा सिंपल सा अमेंडमेंट है। नो पर्सन, यहाँ पे 138E यहाँ पे न्यूली इंसर्ट किया गया है। क्या बात हो रही है, रिस्ट्रिक्शन ऑन फर्निशिंग इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए ऑफ GST। जो GST EWB 01 हम बनाते हैं उसमें क्या इंफॉर्मेशन रिस्ट्रिक्ट करिए फर्निश करने के लिए, उसका डिस्कशन है यहाँ पे। नो पर्सन, कोई भी नहीं भाई, इंक्लूडिंग अ कंसाइनर, ट्रांसपोर्टर, ई कॉमर्स ऑपरेटर, कुरियर एजेंसी, कोई भी हो, कोई भी। नो पर्सन शेल नॉट बी अलाउड टू फर्निश इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए ऑफ GST EWB इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर्ड पर्सन। ये जो नीचे ये लोग हैं इनके लिए कोई भी जना GST EWB 01 पार्ट ए में इंफॉर्मेशन नहीं प्रिस्क्राइब करेगा। किन के लिए, अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन और नोटिफिकेशन नंबर 2/19 हैज नॉट फर्निश्ड द स्टेटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस फॉर कंसेक्यूटिव 2 क्वार्टर्स। कंटिन्यू 2 क्वार्टर तक के, कंटिन्यू 2 क्वार्टर तक के स्टेटमेंट नहीं दिया। किसने, कंपोजिशन वाले ने या 2/19 वाले ने? 2/19 वाले ने क्या नहीं दिया बेटा, 2 क्वार्टर्स तक यहाँ पे स्टेटमेंट फर्निश नहीं किया है पेमेंट का। अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर रेगुलर हैज नॉट फर्निश्ड रिटर्न फॉर 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स। 2 महीने तक के कोई रेगुलर टैक्स पेयर है, उसने यहाँ पे रिटर्न फर्निश नहीं किया है। अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम हैज नॉट फर्निश्ड GSTR 1
फॉर एनी 2 मंथ्स और क्वार्टर्स एज द केस में भी, कोई भी आपने 2 महीने या क्वार्टर के लिए क्या नहीं फर्निश किया, जीएसटीआर 1 फर्निश नहीं किया, एज द केस में भी जो भी आपको अप्लाई होता है मंथली और क्वार्टरली. However, the commissioner may, on receipt of application from a registered person in prescribed form, on sufficient cause being shown and for the reasons to be recorded in writing by order in prescribed manner, allow furnishing of said information in part A of GST EWB subject to prescribed condition. However, क्या है बेटा यहाँ पे पहले तो क्या बोल दिया उन्होंने, पहले तो बोल दिया भाई no person shall not be allowed, किसी को भी अलाउ नहीं करेंगे. किस चीज के लिए? फर्निश करने के लिए जीएसटी EWB 01 में क्या पार्ट ए में जो इन्फॉर्मेशन, किसके लिए? अगर 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 उस रजिस्टर्ड पर्सन के लिए, जो चाहे वो सप्लायर हो चाहे वो रिसिपिएंट हो, चाहे वो सप्लायर हो चाहे वो रिसिपिएंट हो, उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन नहीं फर्निश करना है. अगर वो कंपोजिशन वाला है, ये 2/19 वाला है और उसने दो कंसेक्यूटिव क्वार्टर तक के स्टेटमेंट फॉर पेमेंट नहीं दिया है, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, उसने टैक्स जो किया, क्या किया, रेगुलर स्कीम के अंडर टैक्स पे किया और उसने फर्निश नहीं किया रिटर्न कितना 2 महीने तक के, या उसने टैक्स वो रेगुलर स्कीम का टैक्स पेयर है और उसने फर्निश नहीं किया जीएसटीआर 1 फर्निश नहीं किया, तो भी उस केस में भी क्या बोला उन्होंने, उनके लिए कोई भी पर्सन को अलाउड नहीं रहेगा कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन देवे. ये तो बात हो गई. आगे, कमिश्नर जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर may on receipt of application from a registered person in prescribed form and sufficient cause being shown and for reasons to be recorded in writing prescribe allow furnishing of said information subject to such condition. तो यहाँ पे अगर एप्लीकेशन करता है रजिस्टर्ड पर्सन जो है कमिश्नर को, तो कमिश्नर के पास पावर दिया है कि वो अलाउ कर सकता है, कि वो फर्निश कर सकता है इंफॉर्मेशन. अलाउ फर्निशिंग ऑफ said information subject to the conditions and order rejecting the request shall not be passed विदाउट गिविंग द पर्सन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. वो हमने देखा है कि भाई कभी भी रिजेक्शन अपने इंडिया में तो हमेशा है ही, इनडायरेक्ट टैक्स में तो बिल्कुल है. अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो आपको देना ही है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हमने पढ़ा है. द परमिशन ग्रांटेड और रिजेक्टेड बाय द कमिश्नर ऑफ स्टेट और कमिश्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी शैल बी डीम्ड टू बी ग्रांटेड और रिजेक्टेड बाय द कमिश्नर. मतलब कि यहाँ पे आप जो सीजीएसटी एसजीएसटी है, अगर एसजीएसटी का कमिश्नर यहाँ पे रिजेक्ट कर रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है तो सीजीएसटी के लिए भी वह सेम अप्लाई होगा. तो ये रूल नंबर 138 न्यूली इंसर्ट हुआ है, बहुत ही सिंपल सा है. ठीक है, ये आपको याद रखना है बेटा. ये सब प्रोसीजरल है इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा फटाफट ले लिया है. अब एक काम करते हैं, ये पेमेंट ऑफ टैक्स में भी एक सिंगल अमेंडमेंट है, वो भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में ही हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे. ठीक है, सो रिफंड ऑफ टैक्स दैट हैज बीन पेड रॉन्गली और इन एक्सेस बाय यूटिलाइजिंग आईटीसी. रूल 86 की बात हो रही है यहाँ पे, उसमें एक नया सब रूल इंसर्ट किया है, सब रूल 4 है. क्या है? रिफंड ऑफ टैक्स. किसकी बात कर रहे हैं हम? रिफंड ऑफ टैक्स दैट हैज बीन पेड रॉन्गली पे कर दिया और इन एक्सेस बाय यूटिलाइजिंग आईटीसी. ठीक है, a new sub rule 4A has been inserted in rule 86 of the CGST rules to provide that where a registered person has claimed refund, आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, आपने रिफंड क्लेम किया है, of any tax that has been paid wrongly. रिफंड आपने किसका लिया है? कोई भी टैक्स का जो आपने wrongly पे कर दिया था, और इन एक्सेस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, द सेड रिफंड इफ फाउंड एडमिसिबल विल बी रिक्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बाय द प्रॉपर ऑफिसर बाय एन ऑर्डर मेड इन जीएसटी पीएमटी 03. तो बेटा ये कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा सब रूल इंसर्ट किया है यहाँ पे. रूल नंबर 86 हमने पूरा पढ़ा था, तो वहां पे जो भी रिफंड के प्रोविजन है उसमें यहाँ पे ये पॉइंट नहीं दिया हुआ था कि भाई अगर आपने टैक्स रॉन्गली एक्सेस पे कर दिया है या तो फिर यहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को डेबिट करके यहाँ पे आपने ज्यादा पे कर दिया, तो उसका जो रिफंड क्लेम करेंगे, और अगर वो रिफंड एडमिसेबल है तो वो रिफंड कहाँ जाएगा? तो वो वापस से आपका क्रेडिट हो जाएगा, रिक्रेडिट हो जाएगा. कहाँ पे? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में. और उसका ऑर्डर किसमें देगा ऑफिसर? जीएसटी पीएमटी 03 में. जीएसटी पीएमटी 03 में ये एक छोटा सा रूल 86 जो हमने इतना बड़ा सा पढ़ा था, उसके अंदर एक छोटा सा एक सब रूल इंसर्ट किया है. और आपका जो रिफंड होगा टैक्स का, कौन सा टैक्स का? जो आपने रॉन्गली पे कर दिया है या ज्यादा पे कर दिया है. कैसे ज्यादा पे कर दिया है? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को यूज करके ज्यादा पे कर दिया, तो उस केस में उसका रिफंड क्या होगा? वापस से रिक्रेडिट होगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, और उसका ऑर्डर ऑफिसर किस में फॉर्म में देगा? जीएसटी पीएमटी 03 में. तो ये एक छोटा सा सब रूल इंसर्ट किया है, और यहां तक के बेटा हमारा पेमेंट ऑफ टैक्स तक के का अमेंडमेंट कंप्लीट होता है. और नेक्स्ट वीडियो में हम रिफंड्स चैप्टर के ऑनवर्ड्स के जो अमेंडमेंट्स हमारे थोड़े बहुत ही बाकी है वो हम डिस्कस करेंगे. सो फ्रेंड्स, यहां तक के हमने पेमेंट ऑफ टैक्स के अमेंडमेंट्स कंप्लीट किए, एंड विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर. थैंक यू फॉर नाउ.